तो जैसा कि इंडेक्स पढ़ करके हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे, तो इंडेक्स कैसे याद करेंगे। आज के क्लास में अपन ये ट्रिक्स को समझेंगे कि इंडेक्स से कैसे अपन याद करें। तो जैसा कि आपके सामने मैंने बीएनएस का इंडेक्स ओपन कर रखा है, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो इंडेक्स रीडिंग मस्ट कंपलसरी आप लोग बनाओ कि आपको जितने भी एक्ट हैं सभी 1 घंटा 1 आवर आपका डेली रिवीजन, इंडेक्स रिवीजन का एक सेशन रखो। मतलब चाहो तो वीक में 3 क्लास ऐसा कर सकते हो जिसमें मतलब वीक में 3 घंटे केवल इंडेक्स देखो, बाकी 3 घंटे मतलब वीक में 3 घंटे इंडेक्स लाओ निकाल दे दो मुझे। तो बाकी 3 वीक में 3 ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि आपने थोड़ा सा कुछ और रिवीजन कर लो, पर इंडेक्स जरूर देखो। इंडेक्स देखने से काफी कुछ चीजें कवर अप होगा। अब इंडेक्स पढ़ना कैसे, ये मैं समझाता हूँ। कि जैसे मान लो आपके सामने ये बीएनएस का सेक्शन 1 है। अब देखो सेक्शन 1 आपको पता है कि वर्तमान में ये आईपीसी की जो सेक्शन है 1 से लेकर के 5 तक, इसका एक तरह से पूरा निचोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा, एक तो देखो जैसे मैंने ये आपको ऐसा इंडेक्स है ना, मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसकी आप A4 साइज में प्रिंट आउट निकाल लो, पहली बात तो। बाकी मैं इंडेक्स के प्रिंट आउट पीडीएफ आपको दूंगा, जितने भी मेजर एक्ट माइनर एक्ट के इंडेक्स के, मतलब ये पार्ट ऑफ नोट्स ही मैं दे दूंगा। इसमें मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि इस जो है तो आप क्या निकलवा लो कि इसके आप जो है तो पीडीएफ निकलवा लो, ठीक है। इसके आप तो पीडीएफ निकलवा लो। अब कैसे इसको पढ़ना है, पीडीएफ निकलवाने का फायदा ये होगा कि देखो जैसे कि आप अपने जब बेयरेक्ट के इंडेक्स देखोगे, तो बेयरेक्ट के इंडेक्स में जो है तो आपके पास ज्यादा देखोगे तो ज्यादा जगह नहीं रहती है कुछ नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसे पीडीएफ निकलवा लो, खासकर इसे हिंदी इंग्लिश में दे दूंगा मैं, तो आपके पास जो काफी स्पेस रहेगी, कुछ चीजें नोट कर सकते हो। तो कैसे क्या नोट करना है, जैसे मान लो इसका संक्षिप्त नाम, तो अभी संक्षिप्त नाम तो भैया सभी को पता है, तो वो आपको याद करने की जरूरत तो है नहीं। फिर भी जिसको लगे कि याद करना है तो लिख लेना बीएनएस, है ना। और जिसको नहीं याद होगा किसको क्या बोलते हैं तो लिख लेना, तो संक्षिप्त नाम। दूसरा कि प्रारंभ, अब प्रारंभ के लिए डेट पता है आपका कब है, 1, ठीक है ना, 1 जुलाई 2024, ये डेट पकड़ लिया। अब इसके बाद अगली चीज कि यहां पर लिखना है अनन्य क्षेत्राधिकार। अब देखो अनन्य क्षेत्राधिकार इंग्लिश में एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन, इंग्लिश वाले लिख लेना एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन। तो अनन्य क्षेत्राधिकार कहां बताया गया है बताओ, सेक्शन 1 सब क्लॉज 3 में, 1(3) में है ना, 1(3) में, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, 1(3) में आपका अनन्य क्षेत्राधिकार के बारे में बातचीत करता है ना, 1(3) में ही है। मैं भी बैलेट खोल लूं और सही चीज बताऊं ताकि, हाँ, तो 1(3) में अनन्य क्षेत्राधिकार की बातचीत करता है। इसके बाद आपका कह सकते हो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, आपका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार जो है तो ये कहां कहां बताया गया है, ये सब सेक्शन 1 सब क्लॉज 4 और 5 में बताया गया है। 4 और 5 में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, और सेविंग क्लॉज, सेविंग व्यावित्री मतलब किसको इफेक्टेड नहीं करेगी। तो इसमें ऐसा भी लिख सकते हो किसे प्रभावित, ठीक है ना, प्रभावित नहीं करना। तो किसको प्रभावित नहीं करेगी करना, तो ये आपका बताया गया है 1 क्लॉज 6। तो कहने का मतलब ये है कि इंडेक्स में, अब देखो ये मैं थोड़ा डिटेल से बता रहा हूं, ये एक आपको सबके लिए थोड़ा डिटेल से बता रहा हूं
कि इंडेक्स में आप ये बेसिक्स छोटे 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 चीजों में लिख लोगे। तो अब आपने इंडेक्स पढ़ा, तो आपने जहां ये पढ़ा, देखो हमें कितना बढ़िया कि आपने अब देखो हर चीज नहीं लिखना है, यहां पर वो लिखना है जो आपको जो है तो याद करे। अब एक चीज समझना, अनन्य क्षेत्राधिकार मैंने बताया, पर ये कई बार पूछता नहीं है, तो कई बार आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि आपका सेक्शन 1(3) ऐसा लिख सकते हो कि आपका बीएनएस जो है तो हर व्यक्ति पर लागू, ठीक ना, अप्लीकेबल द एवरी पर्सन, समझ रहे ना। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या लिखना है। आपको अनन्य क्षेत्राधिकार लिखना है कि भाई बीएनएस भारत राज्य क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति पर लागू, मतलब यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लिखना है कि वो पढ़ के आपको वो क्लॉज के जितने भी एलिमेंट्स है दिमाग में आ जाए। ये बोलते हैं कीवर्ड, इसको बोलते हैं कीवर्ड। और हर व्यक्ति का जो कीवर्ड होता है वो अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का कीवर्ड जो है तो अलग अलग हो सकता है, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो एक बेसिक्स कीवर्ड जो है तो आप अपने आप को एक कोई शब्द को पढ़ के आपको पूरी सेक्शन यदि याद आ रही है तो वो शब्द आपको आपका कीवर्ड कहलाता है। और जैसे कि चाबी हर ताले की अलग अलग होती है, ऐसे कीवर्ड हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। आप सोचो कि मास्टर की मिश्रा सर निकाल दें और सब लगा लो, तो देखो ऐसा भी नहीं कि वो काम नहीं करेगी, लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने दिमाग को खोलने के लिए जो अपनी चाबी बनाओगे ना वो ज्यादा काम करेगी, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई। बाकी कुछ चीजें तो क्लियर ही, जैसे अब 1 जुलाई 2024, अब इसको आप बोलो कि नहीं मैं तो 1 अगस्त 2024 वाला चाबी खोलूंगा, वहां पे तो क्लियर ही है, तो जहां पे तो आप मास्टर की ही काम करेगी, है ना, क्लियर कहानी। ओके, तो ये तरीका आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं सेक्शन 2। अब देखो धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई, तो धारा 2 में आपको कितनी परिभाषाएं बताई गई हैं, तो अब देखो धारा 2 में काम की बातें क्या रखना है। तो धारा 2 को इसको पढ़ने का तरीका कैसा करो कि यहां पर जैसे कि आप देखोगे सेक्शन 2 जो है तो ये 2 सब क्लॉज में सेक्शन 2 जो है आप देखोगे कि सेक्शन 2 में जो है तो कितनी परिभाषाएं बताई गई हैं, 39। कितनी परिभाषाएं बताई गई हैं, 39 डेफिनेशंस। तो आपको बात मत करना, थोड़ा पीछे बैठे हो जो, तो 39 डेफिनेशंस, तो आपको यहाँ पे 39 जो है तो परिभाषाएं डेफिनेशंस बताई गई हैं। तो पहली बात तो आपको 39 परिभाषाएं। अब 39 परिभाषाएं इसके बाद ये आप यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे इतना जगह नहीं है कि कुछ चीज लिखो, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि जब आप लोग इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसका प्रिंट आउट निकलवाओ, तो प्रिंट आउट दोनों साइड मत निकलवाओ, एक साइड प्रिंट आउट निकलवाओ और एक साइड जो है तो ब्लैंक रखो। अब उसको ब्लैंक रखने की वजह क्यों बोला, क्योंकि कुछ चीजें जो आपको लगता है कि एडिशनल अपने को वहां पर रखना है, उसको आप उस पीछे के साइड में रख सकते हो। तो क्या रखना है, तो अब समझना इसको, मैं यहां पर मेन चीज समझना कि अब यहां पर आपको पीछे जो उसके पेज का पीछे का साइड रहेगा, तो वहां पर आपका जो धारा दो सेक्शन 2 जो परिभाषा वाला बात है, परिभाषाएं, ठीक ना, परिभाषाएं। अब यहां पर इसका जो है तो आप एक सिंपल सा चार्ट बना सकते हो, जिसमें जैसे मैंने ग्रुपिंग बनाया, तो ना अब देखो मेन ग्रुपिंग पकड़ो, छोटे छोटे तो आपको याद रह जाएंगे, मेन ग्रुपिंग पकड़ो। जैसे कि मैंने आपको ग्रुपिंग पकड़ाया 2(10), 2(19), 2(35), याद आ रहा ग्रुप कौन सा ये है, और बताओ इसमें कौन आएगा, और इसमें कौन आएगा 2(35) के अलावा, है व्यक्ति शब्द को कहाँ बताया गया है, पर्सन, 2 व्यक्ति 26, व्यक्ति शब्द को 26, 2 3 और 2 27, याद आया। एक ऐसा लिख लो, एक ग्रुप हो गया। अब कहने का मतलब अब आप इसको 2(10), अब तुमको थोड़ा बहुत ज्यादा लिखना है तो आप 2(10) में लिंग
219 में जो है तो क्या बताया गया है, पुरुष। 235 में महिला, व्यक्ति, बालक, लोग। ठीक है ना, आप इतना लिख लो, बात खत्म, पहला ग्रुप कंप्लीट। दूसरा ग्रुप बनाना है आपका मन की दशा, स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है ना, तो मन की दशा। अब मन की दशा में क्या क्या बताया था मैंने, 2 5 5 था ना, अरे वो माफ करना, हाँ सद्भावना पूर्वक 2 7, तो वहां पर 2 7 मन की दशा, तो बेईमानी 2 7 2 7 के बाद 2 9, ठीक है ना, फिर 11, तो मन की दशा 2 7 2 9 2 11, ठीक है, 2, फिर आपका 29 229 में क्या बताया था, 29 जो है तो विश्वास का कारण। ठीक है, 29 के बाद 33, तो 29 और 233। ठीक है, 5 ही थी ना, हो गया ना। ठीक है, अब यहां पे चाहो तो लिख सकते हो, 2 7 में क्या था, बेईमानी, बेईमानी, कपट, सद्भावना, विश्वास, अब ये आपने ये कर लिया तो समझ में आ रहा ना। तो जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, है ना, ऐसे आप ये ग्रुपिंग बना करके पीछे, तो ज्यादा ज्यादा जितना, देखो एक चीज समझना, आपको यहाँ पे एक तरह से समराइज्ड, मतलब कि इंडेक्स के साथ बिल्कुल ऐसे कीवर्ड्स में समराइज्ड नोट्स एक तरह से बिल्कुल, कि वो आपने जहां ये 2 7 बेईमानी पढ़ी, कि आपको उसके अंदर का कंटेंट दिमाग में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, तो ये होता है इंडेक्स रीडिंग। बात समझ में आ रहा है अच्छे से, ये होता है इंडेक्स रीडिंग। तो फिर जैसे मैंने अगला बनाया है, जैसे कि उसमें एक न्यायालय, ठीक है ना, न्यायालय में कौन बैठता है, न्यायाधीश, और न्यायाधीश कौन होता है, लोक सेवक। ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद मैं बता, जैसे दस्तावेज, 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 फिर दस्तावेज वैल्यूबल, वैल्यूबल जो है तो मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक है ना, वैल्यूबल सिक्योरिटी, और फिर वहां पे एक बिल। समझ में आ रहा है ना। तो जितने इंपॉर्टेंट, बस 2 4 5, क्योंकि देखो एक चीज समझना कि आप यदि डायरेक्ट पुराने क्वेश्चन उठा के देखोगे तो ये जो ग्रुप है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक नई परिभाषा जुड़ी, और ये ग्रुप देखोगे इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन। आप पुराने पेपर उठा के देख लो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि पूरा ग्रुप बना लो। जैसे ये न्यायालय, न्यायाधीश, लोक सेवक, ये पूछता रहता है तो ये ग्रुप काम का है। दस्तावेज वाला ये इतना 3 4, एक आध और अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अदर में आप लिख लो। जैसे मान लो कि आपका जंगम संपत्ति, कुछ भी अदर में, जैसे आपका कूटकरण है ना, काउंटर जो फीड है वो, तो यहाँ पे अदर में जैसे आपका काउंटर फीड, कूटकरण, जंगम संपत्ति, जंगम संपत्ति, ठीक है ना, जंगम संपत्ति। तो कुछ परिभाषाएं बता देता हूं, जैसे कूटकरण हो गया, जंगम संपत्ति हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है तो आपका बाकी तो ये सब इंपॉर्टेंट हो गया, लिंग, सद्भावनापूर्ण, हर्बर, संश्रय, संश्रय, ठीक है ना, संश्रय, संश्रय, हर्बर, हर्बर संश्रय है ना, संश्रय। फिर संश्रय के साथ जो है क्षति, अवैध क्षति, ठीक है ना, अवैध, अवैध क्षति, ठीक है ना, अवैध क्षति, है ना। हाँ नहीं, नहीं वो तो देखो, सदोष लाभ जब ये बेईमानी पढ़ोगे ना तो इसके साथ ही याद रखो, उसको अलग से मत पढ़ो। सदोष लाभ वो सब यहाँ पे पढ़ो। क्षति हो गया, और शपथ, बस वो खत्म कहानी, शपथ। अरे ऐसे दिमाग लगाओगे तो बहुत सारे निकल आएंगे, पुराने पेपर उठा के देखना, इससे ज्यादा काम नहीं आएगा। ये इतना पढ़ लो बस, बात खत्म। तो ऐसे 4 5 ग्रुप बना लो बस, आप यकीन करो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, है ना। ऐसे ग्रुप बना लिया, ये हो गया, कहानी क्लियर हो गई। इसके बाद भाई पेपर उठा के देख लेना, मैंने जितने यहाँ पे बता दिए, एक इस जितनी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो पूछी गई हैं, जो पूछी जा सकती, सब बता दिया। उठा लेना, 10 साल के पेपर उठा लो, 20 साल के पेपर उठा लो, बाहर जाए तो बताना, ठीक है। जितनी काम की चीज है सब बता दिया, ठीक है। तो ये चीज, और लास्ट जो है तो 39 ध्यान रखना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे नीचे नोट करके
कि इस 39 क्या कहता है, नोट नीचे स्पेशल नोट 39 कि भैया कोई भी शब्द वर्ड यूज्ड है इन बीएनएस बट नॉट डिफाइंड, तो क्या उठाना है, बस ये कहानी आपका हो गया डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज की, डेफिनेशन क्लॉज की कहानी यहां पर हो गई कंप्लीट। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गया? कोई किसी के मन में समस्या हो तो बता दियो, मिल रहा ना कुछ अलग सीखने को। ठीक है, चलिए अब आते हैं, देखो अगली कहानी, साधारण स्पष्टीकरण। अब देखो साधारण स्पष्टीकरण में दो चीज ही आपकी काम की है, तीसरी नहीं। तो पहला चीज यहां पर काम का है, पहले जो धारा 27 में थी अभी इधर आ गई है, क्या कि पत्नी मतलब पति पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे की संपत्ति। हाँ, तो यहाँ पे 3 3 और दूसरा लिखना सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन। तो 3 कहां से, 5 से लेकर के तो आपको 3 9, तो अब 3 5 से 3 9, तो बस अब क्लियर रहेगा 34 से 38, है ना। तो 34 से 38, तो अब आपका दिमाग में बस ये 3 5 से 3 9, तो अब इसमें बस इतना लिख लो। इसके बाद जो है तो बाकी चीजें, बाकी जैसे उसमें याद होगा मैंने पढ़ाया था कि 3, जैसे उसमें बताया था कि आपका उसमें जैसे कर रखा ना 3 5 3 6 और साथ में 3 9 को इकट्ठा, फिर 3 जो है तो 3 जो है तो आपका 7, 3 जो है तो 7 और 3 जो है तो 8। अब थोड़ा सा आप चाहो तो इसमें इसे कॉमन इंटेंशन, कॉमन जो है तो यहाँ पे 3 6 जो है तो आपका किसके बारे में बातचीत करता है, सिमिलर, मतलब एक तरह से सिमिलर इंटेंशन, ठीक है ना। और ये भिन्न भिन्न दंड, भिन्न दंड, सेपरेट पनिशमेंट, तो अलग अलग आशय के आधार पे, इतना जिन्होंने पढ़ा होगा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो है तो यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे कार्य, कार्य या लोप, ठीक है ना। तो इतना लिख लो तो पता रहेगा, अंशतः कार्य अंशतः लोप। और इसको लिख लो सहयोग, कोऑपरेशन। तो इस तरह से आपका ये, और यहाँ पे वही पत्नी, वही पति पत्नी लिपिक सेवा, मतलब वहां पे स्वामी की, तो स्वामी, तो यहाँ पे कह सकते हो कि स्वामी की संपत्ति, कोई भी शब्द पकड़ लो, जैसे स्वामी की संपत्ति, तो अब वो स्वामी की संपत्ति, अच्छा पति लिपिक सेवा की संपत्ति मतलब स्वामी की संपत्ति, मतलब वर्ड पकड़ो कि आपको स्वामी की संपत्ति पढ़ लो तो समझ जाओ कि स्वामी मतलब पत्नी लिपिक सेवक के स्वामी की बात हो रही है। आप समझ में आ गया, पति पत्नी लिपिक सेवक, ठीक है ना। आज के समय में जो है तो पत्नी का स्वामी पति हो सकता है और पति का स्वामी पत्नी हो सकती है। पुराना जमाना गया कि केवल पति है तो उसका मतलब उस पत्नी है तो उसका स्वामी कौन होगा, पति। स्वामी जैसा आप कहें, है ना। आजकल तो पति को बोलना पड़ेगा कि स्वामी जैसा आप आदेश दें वैसा होगा, है ना, आपके आदेश सर आंखों पर। क्लियर कहानी, बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये इस प्रकार से आपको ये डेफिनेशंस क्लॉज की अप्रोच रखनी है। इंडेक्स आपको ऐसे ही पढ़ना है, तो ये आपको ऐसा समराइज्ड वे में चीजों को रखना है, ठीक है। तो इंडेक्स पुराने मेरे बैरेट उठाओगे तो मैं ऐसे इंडेक्स सब, मतलब इंडेक्स को ऐसे सब करके रखे थे। और इंडेक्स पढ़ने का कितना फायदा होता है कि 2011 के बाद एकाध कोई मेरा स्क्रीन वाला एग्जाम कभी रह गया हो किसी और वजह से, पर यदि मैं एक हफ्ते भी मन लगा के 10 दिन भी मन लगा के पढ़ लेता था तो 2011 के बाद माँ सरस्वती का यह आशीर्वाद बन गया था इंडेक्स और कुछ ट्रिक्स अपना करके कि मेरा प्रीलिम्स कभी नहीं रुका, मतलब प्रीलिम्स तो कभी रुकते नहीं था। और जो एग्जाम जैसे एडीपीओ में, इसलिए केवल वो लास्ट एडीपीओ का इंटरव्यू नहीं दे पाया क्योंकि मेरा जीके जीएस तैयार नहीं हुआ था, दिया था एग्जाम लॉ में तो मेरे अच्छे नंबर आए थे, 87 नंबर खींच ले गया था। लेकिन चूंकि वो जीके जीएस में मैं भी सोने में बिता दिया और लगा कि हो जाएगा, पर वो थोड़ा सा पेपर था ही ऐसा, है ना। जबकि मेरे टेस्ट पेपर की लोग जैसे तारीफ करते थे, मतलब मैं अपने टेस्ट पेपर ही लगा लेता जो मैं बना के बच्चों को दे रहा था, तो ही मेरा सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि मैंने टेस्ट पेपर इस लेवल का बनाया था कि कई विद्यार्थी जब बाद में जब सिलेक्शन हो गया तो मुझे फोन लगा के बोला उन्होंने
कि सर आपने जो टेस्ट सीरीज निकाली थी जीके जीएस में, जो आपके पेपर क्वेश्चंस का जो लेवल था वो लेवल किसी मतलब ठीक है थोड़ा तारीफ हो गई, उस समय अच्छा काम हो गया था इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि वो लेवल कोई कोचिंग वाला, क्योंकि आपने वाकई आईटी के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे थे कि हमारे आपके टेस्ट सीरीज लगा करके आईटी के जो क्वेश्चन आए थे बड़े बड़े सुरमा धराशायी हो गए, लेकिन हम वहां पे सिलेक्शन ले लिया। तो थोड़ा मेहनत किया था क्योंकि हम लोगों ने पेपर कैसा वो सीरीज चलाई थी कि पेपर टफ करते गए। मतलब हमने कहा कि मतलब वो बहुत सिंपल था कि पहले बच्चों का शुरुआत से कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना, पहले उसको एक दो पेपर हम देते थे एमसीक्यूज ऐसे कि जो थोड़ा सा सरल, और फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते रहे। सचिन भैया हमारे साथ जुड़े हैं, सचिन भैया और साथ में जो है तो हमारे एक और साथी हैं, तो बोलते हैं हमारा नाम कम लिया करो, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग ने मिल करके उस टेस्ट सीरीज को बहुत बढ़िया पेपर का लेवल अपन ने रखा था। तो अपन यही डिस्कशन करते थे कि लेवल बढ़ाते जाओ, कठिन करते जाओ, मतलब समझ लो कठिन करते जाओ जितना ज्यादा, नहीं 10वां जैसे 10 पेपर का टेस्ट सीरीज निकाला तो पहले के 3-4 पेपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन जाए, है ना, अरे बढ़िया सवाल है, फिर उसके बाद एकदम से टफ थोड़ा 2-4 एक थोड़ा टफनेस बढ़ाते जाओ, थोड़ा और डिटेल वाले क्वेश्चन रखते जाओ। तो उसका बड़ा फर्क पड़ा था और एक अच्छा रिस्पॉन्स था हमारे पास। ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके करीब जो है तो ऑनलाइन के 250 के आसपास बच्चे हो गए होंगे ना, जहां तक ऑनलाइन में 100-150, ऑफलाइन में 70-80-100 के आसपास बच्चे ऑफलाइन थे। और आराम से यदि मैं केवल टेस्ट सीरीज का रिजल्ट डाल देता ना तो 50+ स्टूडेंट हमारे केवल टेस्ट सीरीज पर। चूंकि क्या होता है कि चूंकि इंटरव्यू सब चीज तो मैं इसलिए 40+ ही गिनता हूँ, क्योंकि कुछ अपने बच्चे थे कुछ वो, बाकी वो जो टेस्ट सीरीज सबका पकड़ लेना, सच बताऊं तो मैं हम लोगों ने अभी मैं एक अंदाजा लगाता हूँ कि 40 बच्चे, जब बाद में यार सर हमने आपकी टेस्ट सीरीज लेकर सिलेक्शन लिए हैं, तो कभी उस तरह से निकालना चालू करें ना तो 60-70 बच्चा भी यदि निकल गया तो बड़ी बात नहीं होगी। लास्ट की इतना अच्छा हमने टेस्ट सीरीज चालू चलाई थी, मतलब मुझे यूपी से बच्चे फोन लगा तारीफ करे सर की एक नंबर, मतलब यूपी ग्वालियर जो दिल्ली के नजदीक है वहां के बच्चे कह रहे हैं सर दिल्ली से बेहतर टेस्ट सीरीज। तो थोड़ी काम अच्छा हो गया था गलती से उस समय ना, गलती से क्या जैसा मन लगा के तो हो गया था। और इस बार भी वही प्लानिंग है कि आपका टेस्ट सीरीज बिल्कुल 3 लेयर में आपको मिलेगी। एमसीक्यू जैसे पहले क्लास में जो टेस्ट होता है वो तो है ही, फिर आपका जो ग्रुपिंग टेस्ट सीरीज है जो हमने ग्रुप बना रखा है जैसे पढ़ाने के वैसे टेस्ट सीरीज, और फिर एफएलटी। तो आपका टफनेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही अभी तो क्लास टेस्ट चलेंगे, नोटिफिकेशन आते ही आपका टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा बीच बीच में आप लोग के लिए मैं सोच रहा हूँ कि प्लान करूंगा कि कुछ पेपर ऐसे एफएलटी आप लोग को भी सॉल्व करने को मिले, कुछ ऐसे ग्रुपिंग जैसे मान लो कि महिलाओं के 5 एक्ट पढ़ लिया आपने, तो सेपरेट तो मैं ले ही रहा हूँ, इकट्ठा 5 एक्ट का मिला के पेपर बना दूंगा, तो वो आपको सॉल्व करने का तो अभी प्लानिंग है, धीरे धीरे उसको एग्जीक्यूशन करना जरूरी है। पर अभी इस समय क्या होता है ना कि मैं थोड़ा अभी बात से थोड़ा कम कर रहा हूँ, पहले काम हो जाए तो बोलूंगा, नहीं तो मैं बोल देता हूँ बाद में, क्योंकि मेरी व्यस्तताओं की वजह से कर नहीं पाता हूँ, तो फिर आप लोग को लगता है कि वही सर मोदी जी हो गए, बोलते बहुत है करते कम। माफ करना मोदी के प्रशंसक जो होंगे तो चलिए वापस आए, ठीक है, कि सर जो है तो केवल बोल बच्चन है, तो ऐसा नहीं है, मैं सोचता हूँ कि आपके लिए अच्छा करूं, पर ठीक है यार मेरी भी अपनी जीवन है। हाँ फेंकू सी फेंकू जी बोल रहे हो, ठीक है ठीक है, थोड़ा फेंकना भी जरूरी होता है, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। क्लियर कहानी। तो ये आपका क्लॉज यहाँ पे कहते हैं। अब आते हैं दंड के विषय पे। अब देखो दंड के विषय में सेक्शन 4 to 13, 4 से 13, ठीक है। अब इसको कैसे अप्रोच करना है, तो यहां पर इसको कैसे अप्रोच करना है समझना, एक एक चीजों को समझना है। तो यहां पर दंड तो 6 प्रकार, दंड कितने हो गए 6 प्रकार। 6 प्रकार में अब एक नया तो सामुदायिक सामुदायिक सेवा, ठीक है, 6 प्रकार सामुदायिक सेवा। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि 5 तो पहले थे, 6वां सामुदायिक सेवा एक नया है। तो ये हो गया। लहुकरण, लहुकरण में एक धारा आपकी बीएनएसएस की, बीएनएसएस कौन सी है 474, बस ये लिख लो तो, है ना, सही बोला ना, तो 474, तो वो सेक्शन बस वहां की क्लियर। अब थोड़ा कुछ तो छोड़ दो कि उधर से भी थोड़ा दिमाग में रहे, ठीक है, हर चीज यहीं पे। थोड़ा इंडेक्स का मतलब समझना क्या होता है, कि इंडेक्स में प्रयास करो कि देखो इसका मैं एक तरीका बनाता हूं कि इंडेक्स जो है तो जैसे आपका बैरेट, आप जब आपको इंडेक्स में कुछ लिखना है तो आप इंडेक्स अपने जो आपके पास बेरेक्ट है तो इसका इंडेक्स आप बिल्कुल प्लेन रखो, कोरा रखो,
है ना, इसका इंडेक्स प्लेन रखो, उसकी वजह बताता हूं क्यों। और ये चीज आप अलग से मैं इंडेक्स की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें करो, ये जो मैं बता रहा हूं आप उसमें करो। अपना बेरेट का इंडेक्स प्लेन रखो, उसकी वजह क्यों, जब आप पहला लेयर आपने पढ़ लिया, दूसरा आपने अपना जो इंडेक्स नोट्स बनाए हैं उससे आपने एक बार और रिवीजन कर लिया, प्लेन बेरेट का इंडेक्स खोलो और कोई भी सेक्शन पकड़ लो आप, मान लो कि आपने मान लो कि धारा 5 देख ली कि दंडादेश का लघुकरण, आपने धारा 5 की हेडिंग पढ़ी कि धारा 5 में बीएनएसएस की धारा, बीएनएसएस में प्रावधान, लघुकरण क्या होता है, कौन किसको वहां पे लघुकरण की शक्ति, सभी एलिमेंट्स की समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंडर, अपराधी की सहमति के बिना बीएनएसएस की धारा 474 के तहत लघुकरण कर सकती है। मतलब सभी एलिमेंट्स आपको याद आ गया, मतलब कि ये सेक्शन हमारी अच्छी है, आगे बढ़ो। समझ में आ गया। तो क्योंकि अपने को यानी कि सेक्शन देख करके उसके अंदर की चीज याद आ जाएगी, तो इसका फायदा क्या मिलेगा समझना, जब तुम इंटरव्यू दोगे और तुमसे पूछ लिया कि लघुकरण क्या है, झट से तुम्हारा आवाज निकलेगी। समझ में आ गया। कि प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग बोल क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उसको प्लान नहीं करते हैं, है ना। और इसीलिए जो मैंने अभी जो सेशन अगला होगा मेरा, वो सेशन का मेन वजह क्या है कि आप लोग जब यहाँ खड़े होगे बोलोगे तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और यकीन मानना कि जितने एक्ट आप क्लास में खड़े होके बोलोगे उतने एक्ट आप यकीन करना आपको बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। समझ में आ गया। क्योंकि आप यहाँ खड़े होके पहली बात तो कॉन्फिडेंस लाओगे, जताओगे, और अभी तो चलो ठीक है मैं मौका दे रखा है कि विद बैरेट लेके भी खड़े हो सकते हो, चलेगा, और धीरे धीरे मैं बैरेट गायब कर दूंगा। ठीक है, बोलूंगा भैया किसी को भी बोल सकता हूँ, खड़े होके बोलो, क्यों ऑनलाइन वालों को बोल सकता हूँ कि कल तुम्हारा ये तुमको बोलना है विद वीडियो चालू करके। ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखना, वीडियो चालू करके विद वीडियो, और बिल्कुल वहां पे ये नहीं चलेगा कि नहीं मैं कंफर्टेबल, तो भाई ऐसी जगह चले जाओ जहां भी रहते हो आसपास, जहां कंफर्टेबल हो सकते हो, और नहीं हो सकते हो तो मत पार्टिसिपेट करो फिर। ठीक है कि नहीं सर हम तो वीडियो के साथ ही ऐसे ही करेंगे, है ना, तो फिर रहन देना, फिर तो कर दो जो अपने प्लान से, जब मेरी नहीं सुननी अपनी चलानी है तो फिर रहन दो, फिर जैसा करना हमारी फीस भर दे दो, पढ़ना पढ़ो, सिलेक्शन लेना है लो, हमको मतलब नहीं, फिर तो मैं ऐसी बात करूंगा, नाराज हो तो होते रहो। ठीक है, क्लियर कहानी है, तो समझ लो फायदे के लिए सोच रहे हैं तुम्हारे, नुकसान नहीं, बोलोगे कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है, थोड़ा बैरेट के बिना बोलोगे, दिमाग को जोड़ दोगे यहाँ खड़े हो करके, दो चार लोग हंसेंगे तो बेइज्जती होगी, है, दो चार लोग जब हंसेंगे तुम पर तो थोड़ा फील होएगा तुमको, तो फील होएगा तो कम से कम करोगे। तो थोड़ा ये मेरा प्लानिंग है, जग हंसाई करवाए तुम्हारा तो सिलेक्शन होए तुम्हारा, ऐसा तो बालोगे ले है। हाँ, क्लियर कहानी। चलिए, तो ये चीजें यहाँ पर, तो ये दंडावधियों के भिन्ने, तो यहाँ पर आपका आजीवन कारावास, ठीक है ना, आजीवन कारावास बराबर 20 ईयर, बस बात खत्म। तो ये आपका मेन जो कीवर्ड्स की पॉइंट्स है उसको लिख लो, मामला खत्म, आगे बढ़ जाओ। फिर आपका कि अब ये साथ कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, तो यहाँ पे केवल एक चीज लिख लो, विवेकाधिकार, ठीक है ना, विवेका यानी कि डिस्क्रिएशन, पावर ऑफ डिस्क्रिएशन, विवेकाधिकार। क्यों, क्योंकि जैसे जहां पे लिखा है सादा वहां पर सादा ही देगा, जहां पे लिखा है कठोर वहां कठोर देगा, लेकिन जहां पे लिखा है आइदर डिस्क्रिप्शन यानी कि किसी भी भांति का, तो फिर वहां पर क्या होगा कि किसी भी भांति का हो सकता है, तो फिर वहां पे न्यायालय डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, तो न्यायालय का विवेकाधिकार होगा कि भी क्या होगा। फिर जुर्माने की रकम, अब देखो जुर्माना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, और जुर्माने में अभी थोड़े से बदलाव हैं, तो जुर्माने में दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है जो ज्यादा पूछता है। पहला चीज आपका जो धारा 8 का सब क्लॉज 1 है, तो वो आप चाहो तो यहाँ पे कि फाइन जहाँ पे अनलिमिटेड है, अमर्यादित है, यानी एक्सप्रेसली अभिव्यक्त उपबंधित नहीं है, अमर्यादित अनलिमिटेड है, वहां पर मतलब एक्सक्लूसिव नहीं होगा, अत्यधिक नहीं होगा, एक पॉइंट जो पूछता है। और दूसरा अभी जो बदलाव हुआ है कि केवल जुर्माने का यदि दंडादेश है और जुर्माना नहीं दिया तो 5,000 तक 2 महीने, 5,000 1 से 10,000 तक 4 महीने, और 10,000 के ऊपर 1 वर्ष। तो इसको ऐसे समराइज करके लिख लो कि 1 रुपए से 5,000 तक 2 मंथ, ठीक है, 5,000 1 से 10,000 तक 4 मंथ, और आपका एबोव, ठीक है ना, एबोव 10K वहां पर 1 ईयर, बस बात खत्म।
बात खत्म। और यहाँ पर एक चीज और कि ओनली फाइन, ठीक है ना, ओनली फाइन है यदि, तो जो कारावास है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है, केवल जुर्माना है तो डिफॉल्ट पर, व्यतिक्रम पर ओनली फाइन, द कंडीशन ऑफ डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट ओनली सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो ये बस ये कहानी का मेन मतलब वहां पे काम की चीज यही है। बाकी तो वो सेक्शन एक और वही कि 6 महीने, वही 6 ईयर या फिर जो है तो कारावास की अवधि, है ना। तो 6 ईयर कारावास की अवधि, याद है ना क्या लिखा, लेवी ऑफ फाइन, जुर्माने की वसूल करने की ड्यूरेशन, तो क्या बोलता है, मिनिमम ड्यूरेशन 6 ईयर। तो ये काम की चीजें आपने लिख लिया, है ना। तो ये बस आपका ये कंप्लीट, अब ये जब आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। फिर कई अब यहाँ पे रूल अप, तो यहाँ पे डबल जियोपार्डी, तो डबल जियोपार्डी, तो ये आप लिख लो धारा 9 के साथ डबल जियोपार्डी। तो वो आप धारा 9 और यहाँ पे डबल जियोपार्डी 3 रूल, कितने रूल यहाँ बताते हैं, 3 रूल। तो 3 रूल, अब वो 3 रूल में आप कोई भी एक वर्ड यदि आपको समझ में आ रहा है, आप वो कीवर्ड्स के तौर पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 3 रूल, तो 3 रूल आप यहाँ पे चाहो तो 1 2 3 ऐसे थोड़ा 2 2 3 3 शब्द में उसको कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हो, ताकि आपको 3 रूल आपका सेक्शन 9 का याद रहे। क्लियर कहानी, ठीक है। फिर आते हैं धारा 10, संदेह का लाभ, तो सिंपल सा है, अभियुक्त देने का नियम कुछ भी नहीं है। अब देखो धारा 11, अब धारा 11 में देखो कि पुराना पेपर देखो तो धारा 11 में सबसे ज्यादा पूछता है कि एकांत परिरोध, तो आपको क्या रखना है कि पहली बात जब कठिन कारावास होगा, ठीक है ना, कठिन कारावास होगा तो ही एकांत परिरोध दिया जाएगा। और तो ये चीज ध्यान रखना है, और 3 मंथ, बस इससे ज्यादा वो जैसे उसमें बोला गया है कि वो 6 से 1 वर्ष, 6 से कम तो 1 महीना, 6 से 1 वर्ष 2 महीना, 6 से 1 वर्ष के ऊपर तो 3 महीना, मतलब वो भी नहीं पूछता है। फिर भी वो आप इतना, जब इतना याद आ जाएगा तो याद ही आ जाएगा। और परिरोध की अवधि तो 14 डेज, ठीक है ना। बस इसके अलावा भाई साहब चौथा प्रश्न नहीं पूछा आज तक, चाहे तुम उठा लो पेपर, तो इसके या तो हेडिंग में प्रश्न पूछा था पहले, जैसे कि पहले ये आपका 70 जो है तो कहाँ पे था, 374 में आपके आईपीसी में था। तो ये इसमें इसके अलावा यानी उसके हेडिंग में या कठिन कारावास 3 साल या फिर 14 डेज, उठा लो 20 साल का पेपर मिल जाए चौथा क्वेश्चन तो बताना मुझे, समझ में आ गया। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। पूर्व दोषित का, तो पूर्व दोषित वर्धित दंड, तो यहाँ पर बीएनएस का जो है तो चैप्टर 10 और 17, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा की जो है तो फर्स्ट कन्विक्शन में जो है तो यदि 3 ईयर और मोर की सजा है, तो फिर सेकंड कन्विक्शन में जो है तो 10 ईयर और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ की सजा हो जाएगी। बस खत्म कहानी। किसी व्यक्ति ने चैप्टर 10 17 में पहले कन्विक्शन में 3 साल या ज्यादा की सजा उसको मिली है, तो इन्हीं अध्याय के तहत दूसरा सेकंड कन्विक्शन होता है, तो फिर उसको 10 इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या 10 साल की सजा हो जाएगी। इसको बोलते हैं इनहेंस पनिशमेंट, वर्धित दंड का नियम। क्लियर हो गया, सब समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है। तो ये ऐसे आपको इंडेक्स को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना है। मैं आपको लगभग जितने भी मेजर एक्ट है, माइनर एक्ट है, इंडेक्स के माध्यम से इस क्लास में सबको बताऊंगा। आज के लिए इतने रखूंगा, ठीक है, उसको आगे अपन करेंगे, इनको सबको बताऊंगा। और अभी जैसे कि इंडेक्स में प्रोवाइड करूंगा, इंडेक्स में मेरा अभी हल्का सा एक प्लान चल रहा है। प्लान ये चल रहा है कि इंडेक्स तो मेरे पास बने हुए हैं, आपको मैं चाहूं तो आज पीडीएफ दे दूं, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें अभी कुछ चीज सोच रहा हूं कि जैसे मान लो कि ये आपका जो है तो चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 के आपको याद होगा मैंने टाइप ऑफ पनिशमेंट और साथ में रूल ऑफ पनिशमेंट का एक चार्ट बनाया है। तो मैं सोचता हूं कि उस चार्ट को भी यहीं पे डाल दूं, समझ रहे ना। तो ये एक तरह से आपके 60 नोट हो जाएंगे। ऐसी जैसे आपको ये आपका जैसे जर्नल एक्सेप्शन, तो जर्नल एक्सेप्शन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, उसका चार्ट भी जो है तो मैं यहाँ पे डाल दूं। तो ये एक ऐसे समराइज्ड नोट्स आपके हो जाएंगे, जो चार्ट मैंने खासकर बनाए हैं। तो ये इंडेक्स के जहां जिस जिस चैप्टर में चार्ट बनाए हैं, तो मैं वहां पर इंडेक्स के पहले डाल दूं, तो ये आपके इतना बढ़िया 60 नोट हो जाएंगे कि मजा आ जाएगा। मतलब इसी में जो है तो
आपके यकीन मानोगे मतलब आराम से कि इंडेक्स पढ़ के 25 से 30 क्वेश्चन तुम्हारे यही सॉल्व हो जाएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाना मतलब आप समझ लो कि बहुत बड़ा जो है तो आप जंग वहां पे जीत जाओगे। और जो तुम लोग के मन में एक भाव रहता है कि सर याद नहीं होता है, उस चीज से भी हम यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। क्लियर कहानी? बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। तो ये सेशन मैंने यहाँ पे कर लिया है। इस सेशन को मैं कुछ मतलब अब ये जितने भी सत्र रहेंगे यहाँ पर, तो ये आपको मैं यूट्यूब में भी डाल दूंगा और ग्रुप में भी, तो थोड़ा सा सर्कुलेट भी कर सकते हो। ये थोड़े से ये सेशन हल्के से प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इनको यूज करूंगा। एमसीक्यू डिस्कशन, इंडेक्स डिस्कशन, ट्रिक्स वगैरह कैसे याद करना है, ये सब चीजें जो है तो जो मैं शाम को करना चाह रहा था नहीं कर पा रहा था, ये मैं आपको यहाँ पे करना चालू करूंगा। ठीक है ना? क्लियर कहानी? और डेली रहेगी। इन फ्यूचर जीके जीएस की क्लास यदि होती है तो उसको भी, और तुम लोग की वो जो क्लास में 1 घंटे की अभी होने वाली है उसको भी मैं डेली रखना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग यदि आगे बढ़ के आओगे, डेली है ना, डेली बातचीत करोगे, यकीन मानना कि 18 अक्टूबर तो बहुत दूर की बात है, आप जुलाई अगस्त तक बिल्कुल आपका मन बोल देगा कि यार आज एग्जाम हो जाए तो मैं बन जाऊं। बस फिर उसके बाद उस लेवल को मेंटेन करते चले जाना है। ठीक है? तो ये इतना कर लोगे भाई तो सुन लो भाई, जो है तो सभी लोग सुन लो कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। प्लीज थोड़ा सा है ना, समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको समझिएगा। क्लियर कहानी? बात समझ में आ गई? है भाई की याद मेरे को ज्यादा आ रही है आज, कल उसका एनिवर्सरी बनाई ना। आंसर लिखवा दीजिए सर।